हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे चैनल सुमन क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज मैं एक नए टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूँ। आपने इसको पढ़ा होगा शिक्षा शास्त्र में भी, और ये विषय एक ऐसा विषय है जो शिक्षा शास्त्र में तो आता ही है, लेकिन रिसर्च में, मैथडोलॉजी में और जो अनुसंधान और शोध करने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए भी ये सहायक है। ये है प्रश्नावली। प्रश्नावली है क्या? आपने देखा होगा मापन मूल्यांकन की जो प्रविधियां हैं, मापन करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए, किसी व्यक्ति की योग्यता और गुणों का मापन करने के लिए हम कुछ टेक्निक अपनाते हैं, कुछ प्रविधियों का हम सहारा लेते हैं। उन्हीं में से एक प्रश्नावली है। जैसे साक्षात्कार विधि हो गया, प्रश्नावली प्रविधि हो गया, अनुसूची प्रविधि हो गया। ये सारी तमाम विधियां हैं, इस तरह की हैं जिनके द्वारा हम डाटा कलेक्शन करते हैं, सूचनाओं का संकलन करते हैं, किसी व्यक्ति के गुणों का और योग्यताओं का मापन करते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं क्या है प्रश्नावली। आज का हमारा टॉपिक है प्रश्नावली। इसी को हम अंग्रेजी में कहते हैं क्वेश्चनर। प्रश्नावली, जैसा कि इसके नाम से ही बोध होता है, यानी प्रश्नों का समूह। एक ऐसा दस्तावेज जिसमें कुछ प्रश्न होते हैं। और ये जो प्रश्नावली प्रविधि है, ये गुणात्मक और मात्रात्मक डाटा कलेक्शन के लिए दोनों में काम आती है। किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करना हो, किसी के बारे में जानकारी हासिल करना हो, सूचना एकत्र करनी हो, तो हम एक प्रश्नावली के माध्यम से, यानी एक प्रश्न की प्रश्नावली बनाई जिसमें कुछ प्रश्न होते हैं। प्रश्नों का एक समूह होता है जिसमें 10, 20, 50 उद्देश्य के अनुसार हम उससे प्रश्न डाल लेते हैं, और वो प्रपत्र किसी से भरवा करके और उसके आधार पर हम सूचना एकत्रित करते रहते हैं, जिसके आधार पर फिर उसका अवलोकन करके फिर हम उसका मूल्यांकन कर लेते हैं, मापन कर लेते हैं और उसकी योग्यता को आंक लेते हैं। ये जो प्रश्नावली है, इसको अगर हम शॉर्ट में कहें तो प्रश्नावली जो है एक किस्म से साक्षात्कार का लिखित रूप होती है। इंटरव्यू में आपने देखा होगा, फेस टू फेस इंटरव्यू जिसको हम साक्षात्कार बोलते हैं, उसमें आदमी सामने आमने होते हैं, आमने सामने होकर के बातचीत करते हैं। एक व्यक्ति सवाल पूछता है, दूसरा जवाब देता है। लेकिन इसमें कई बार सामने भी होता है आदमी और कई बार सामने नहीं भी होता है, क्योंकि प्रश्नावली हम डाक के द्वारा भी भेज करके किसी से भरवा सकते हैं। प्रश्नों का एक समूह बनाया, उसे डाक में प्रेषित किया, और जो भी सूचना हमें मांगनी है उसमें उस तरह के प्रश्न डाल करके उसको भरवा करके हम डाक के द्वारा वापस ही मंगवा देते हैं। तो कई बार वो सामने भी नहीं होते, लेकिन ये लिखित रूप होता है इसका। इसमें कुछ प्रश्न होते हैं लिखित। अब इसकी प्रश्नावली की परिभाषा के बात करें तो गुड तथा हैट ने इसके बारे में एक बात कही थी। गुड तथा हैट, इन्होंने प्रश्नावली के बारे में कहा कि प्रश्नावली मापन की एक प्रविधि है जिसकी सहायता से प्रश्नों के उत्तर लिए जाते हैं। गुड तथा हैट, इन्होंने प्रश्नावली की परिभाषा देते कहा, प्रश्नावली मापन की एक प्रविधि है जिसकी सहायता से प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जाते हैं। यानी कुछ प्रश्न अगर हमारे मन में है, हम किसी से कुछ सूचना चाहते हैं, किसी से जानकारी लेना चाहते हैं, तो प्रश्नों का एक समूह बनाया और उसको भरवा करके उसके उत्तर हम प्राप्त कर लेते हैं। और इसमें एक चीज़ और भी है, प्रश्न के उत्तर प्राप्त किए जाते हैं और जो न्यायाधीश के
सदस्यों द्वारा स्वयं भरे जाते हैं या दिए जाते हैं। यहां एक शब्द आया है न्यायाधीश, ये थोड़ा आपको विचलित करेगा। रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक शब्द है, यानी जब आप किसी व्यक्ति से सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, जिस व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हैं, जिस व्यक्ति या संस्था के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो उसको हम न्यायाधीश में सम्मिलित करते हैं। न्यायाधीश का मतलब एक सैंपल के तौर पर, माने आप किसी समुदाय विशेष के व्यक्ति से उसके समाज के बारे में या उसके समुदाय के बारे में कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो जिस व्यक्ति से आप ये समझते हैं कि ये समाज का व्यक्ति है, इसका सदस्य है, तो ये जो भी बात बताएगा वो सारे समुदाय पर लागू होगी। तो यानी वो सैंपल के तौर पर आप उस व्यक्ति को चुन लेते हैं, उसी को हम न्यायाधीश बोलते हैं। तो और ये जो प्रश्नावली है उसी व्यक्ति से आप भरवाते हैं, क्योंकि वो जिसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं, जिस विषय में, उस विषय के बारे में वही जानता है। तो इस प्रकार से प्रश्नावली एक प्रश्नों का समूह होता है जिसके द्वारा हम कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। तो ये तो हुई बात इसके प्रश्नावली की। अब ये प्रश्नावली जो है क्या है, किस तरह की होनी चाहिए, इसमें इसकी कुछ विशेषताओं पे बात करते हैं। अगर प्रश्नावली की विशेषताओं की बात हम करें तो ये प्रश्नावली किस तरह की होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी व्यक्ति या समूह से या एक से अधिक व्यक्तियों से सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, कोई डाटा कलेक्शन करना चाहते हैं, या उनके गुणों का या योग्यताओं का मापन करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे। तो प्रश्नावली एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप कई लोगों से एक साथ एक ही प्रारूप पर सूचनाएं एकत्रित कर सकते हैं। माने आपको 200 व्यक्तियों से एक ही विषय पर कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहिए, तो आप सबको एक एक प्रश्नावली पकड़ा देंगे और उन्हें कहेंगे आप इसको, जो आपके इसमें प्रश्न है, इसमें अपने हिसाब से इसके उत्तर आप दे दीजिए, और बाद में आपने उनसे सूचना कलेक्ट कर ली और उन सारे उत्तरों को पढ़ करके आपको जो जानकारी मिली वो आपने सूचना एकत्र कर ली या लिपिबद्ध कर ली, तो आपके पास एक डाटा कलेक्शन हो जाता है, यानी सूचना आ जाती है। और जिस विषय में आपने सूचना मांगी है उसके बारे में जो भी जानकारी आपको मिली वो आपको जो है प्राप्त हो गई, जो आपको चाहिए थी। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रश्नावली हो कैसी। प्रश्नावली की सबसे पहली विशेषता तो यह है कि एक तो वो स्पष्ट होनी चाहिए, स्पष्ट और सरल होनी चाहिए। सरल इसलिए कि उसे हर जो भी व्यक्ति पढ़े वो क्या सवाल पूछा जा रहा है वो उसके समझ में आ जाना चाहिए। बोधगम्य होनी चाहिए, समझने वाली, स्पष्ट हो, सरल हो, बोधगम्य हो, और बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, बहुत लंबे प्रश्न नहीं होने चाहिए, लंबी नहीं, बोधगम्य हो, जो समझ में आ जाए। दूसरे नंबर पे आप ये लिख सकते हैं कि प्रश्नों का आकार बड़ा नहीं होना चाहिए, बड़ा ना हो। पता चला कि जो व्यक्ति आपको उत्तर देने वाला है वो प्रश्न आपने इतने लंबे वाक्य में लिख दिया कि वो समझ नहीं पा रहा है कि इसे पूछ क्या रहा है, तो इसलिए वाक्य का जो आकार है वो छोटा होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। लिपिकीय त्रुटि नहीं होनी चाहिए, माने आपने प्रिंट कराई है तो उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, लिपिकीय त्रुटि नहीं होनी चाहिए, त्रुटि ना हो, ये किसकी विशेषता हो सकती है। दूसरी बात, जो प्रश्न आपने पूछा गया, जिस प्रश्न को आप पूछ रहे हैं, माना उसमें 20 प्रश्न सम्मिलित कर रहे हैं या 30 प्रश्न सम्मिलित कर रहे हैं, तो एक प्रश्न में केवल एक ही विचार प्रस्तुत होना चाहिए, एक प्रश्न में एक ही विचार हो। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 2 बातें पूछ रहे हैं कि 3 पूछ रहा है या 1 पूछ रहा है। यदि उसमें शब्दावली आपने इस तरह की डाल दी कि ये स्पष्ट नहीं हो रहा पा रहा कि पूछा किस बारे में जा रहा है, तो ये जरूरी है कि प्रश्न
में एक ही विचार प्रस्तुत हो और एक ही विषय में पूछा जाए एक प्रश्न में। दूसरे विषय में अगर कोई बात पूछनी है तो उसमें दूसरा प्रश्न प्रयोग कर सकते हैं आप। एक तो ये। दूसरी बात, ये जो प्रश्नावली है बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। प्रश्नावली लंबी ना हो। प्रश्नावली लंबी ना हो, एक बात। दूसरी बात एक ये, इसमें आप कह सकते हैं कि जो आपका प्रश्नावली है वो वैध हो। ये एक ऐसा शब्द है, वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता। ये तीन बातें इस प्रश्नावली में होनी बहुत जरूरी है। यदि प्रश्नावली वैध नहीं है, विश्वसनीय नहीं है और वस्तुनिष्ठ नहीं है तो वह प्रश्नावली बेकार हो जाएगी। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, वैधता, विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता। ये तीनों टॉपिक थोड़े लंबे हैं लेकिन मैं इस पर चर्चा कर लेता हूं। वैधता यानी आपका जो प्रश्न है, आप किन व्यक्तियों से प्रश्न पूछना चाहते हैं, 10 साल के व्यक्ति से या 12 साल के व्यक्ति से, या जो आपका विषय है वो किस आयु वर्ग के व्यक्ति से संबंधित है, 20 साल के व्यक्ति से संबंधित है या 50 साल के व्यक्ति से संबंधित है। तो यदि आपने वो जो प्रश्नावली बनाई है 20 साल वर्ग के जो आयु है उस रैंक में बनाई है और उन्हीं से वो आप जानकारी चाहते हैं, तो जब आप प्रश्नावली दें तो ये ध्यान रहे कि 20-21 साल के ही व्यक्ति से वो प्रश्न पूछे जाने चाहिए। यदि वो प्रश्न आप 10 साल के बच्चे से पूछेंगे तो वो उनका जवाब नहीं दे पाएगा और वो प्रश्नावली आपकी वैध नहीं कहलाएगी। वैध इसलिए नहीं कहलाएगी क्योंकि जायज़ नहीं, क्योंकि आपने प्रश्न जो है 20 साल के व्यक्ति के लिए तैयार किया है और आप पूछ रहे हैं उसे 10 साल के बच्चे से, या पूछ रहे हैं फिर आप 60 साल के बच्चे से। तो जो प्रश्न जिस आयु वर्ग के लिए आपने तैयार किया है, जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपने प्रश्नावली तैयार की है, वो प्रश्न उसी व्यक्ति से संबंधित होना चाहिए। एक बात ये। दूसरी है विश्वसनीयता। ये यदि विश्वसनीय इसलिए कि यदि आप किसी 20 साल के बच्चे से 10 बार वो प्रश्न पूछते हैं तो 10 बार उसका वही उत्तर आना चाहिए, वही जवाब आना चाहिए, वो उसकी विश्वसनीयता है। माना एक बार आपने एक व्यक्ति को प्रश्नावली दी और उसने 20 प्रश्नों में से 15 के जवाब दिए, फिर आप 15 दिन बाद जब उसको दोबारा वही प्रश्नावली पकड़ाते हैं और फिर उसमें से वो 15 ही उत्तर सही करता है, तो इसका मतलब आपकी प्रश्नावली विश्वसनीय है, सही है। और यदि वो अंक की संख्या बहुत ज़्यादा घट जाती है या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसका मतलब आपकी प्रश्नावली विश्वसनीय नहीं है। जो 10 दिन पहले समझ में आ रही थी वो 10 दिन बाद समझ में नहीं आ रही है। तो या इसमें कहीं ना कहीं विश्वसनीयता, यानी बार बार विश्वसनीयता का मतलब है कि एक ही परीक्षण के बार बार करने पर समान उत्तर आना, ये उसकी विश्वसनीयता है। वस्तुनिष्ठता यानी जिस विषय के बारे में आप जानकारी चाहते हैं, जिस गुण का आप मापन करना चाहते हैं या जिस वस्तु के बारे संबंध में, विषय के संबंध में आप सूचना चाहते हैं, उसी विषय पर आपके प्रश्न होने चाहिए। यदि उस विषय पर आपके प्रश्न हैं तो वो वस्तुनिष्ठ है, यानी वस्तुनिष्ठ जिस विषय वस्तु के बारे में आप जानना चाहते हैं उसी के बारे में प्रश्न है। यदि आप जानना चाहते हैं किसी के पर्सनैलिटी के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में, और प्रश्न कर रहे हैं उसके जो है बीमारी के बारे में या उसके पारिवारिक परिवेश के बारे में या उसके आर्थिक मामलों में, तो वो वस्तुनिष्ठ नहीं होगा। इसलिए प्रश्नावली में वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है ताकि आपका जो सूचना आए वो सही आए, जो डाटा कलेक्शन हो वो सही हो। ये तो इसकी थी विशेषताएं। और इसकी विशेषताओं के बाद अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें तो ये अब कई बार हो जाता है कि प्रश्नावली कितने पर कैसे हो सकती है, कितने प्रकार की हो सकती है, तो इस पर थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन वस्तुनिष्ठता हो, स्क्रीनशॉट ले, ये स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। अब 2-3 बातें मैं इसके प्रकार के बारे में बता दूं। प्रश्नावली हालांकि प्रश्नावली ही होती है, इसके बहुत ज़्यादा प्रकार तो नहीं है, पर उद्देश्यों के आधार पर इसे अलग अलग हम कर सकते हैं। और अगर मुख्य रूप से कहें तो प्रश्नावली 2 ही प्रकार की होती है। प्रश्नावली 2 ही प्रकार की होती है। प्रश्नावली के
प्रकार। मुख्य रूप से इसे हम दो उसमें कहते हैं, एक तो प्रतिबंधित प्रश्नावली, प्रतिबंधित प्रश्नावली। इसको हम कैसे समझेंगे? ये एक जिसको हम कहते हैं ऐसी प्रश्नावली जिसमें प्रतिबंध हो, यानी आपको जब उत्तर देना है तो उन्हीं विकल्पों पे देना है जो प्रश्नावली में दिए रहते हैं। माने इसमें एक प्रश्न आपसे मैं सैंपल आपको बता दूं। आपको एक प्रश्न पूछा गया, आप खुश रहते हैं। अब हमने यहां लिख दिया कभी कभी या हमेशा, या एक तीसरा ऑप्शन और दे दिया खुशी मिलने पर। अब यहां 3 ऑप्शन हमने आपके सामने रख दिए, तो ये प्रतिबंधित हो गया, क्योंकि आपको जो जवाब इसका देना है वो या तो इस पे आप टिक करेंगे, या इस पे टिक करेंगे, या इस पे टिक करेंगे। इस पे यदि आप कुछ कहना चाहते हैं, अलग से कोई बात जोड़ना चाहते हैं, तो वो आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो ये हो गई प्रतिबंधित प्रश्नावली। ऐसी प्रश्नावली जिसमें प्रश्नों के कुछ संभावित उत्तर दिए रहते हैं 2 या 3 ऑप्शन में, उन्हीं उत्तरों में से किसी एक उत्तर को आपको चुनना होता है। अपनी सलाह उन्हीं उत्तरों में से आपको किसी एक को चयन करके देनी होती है। तो ये हो गई प्रतिबंधित प्रश्नावली। दूसरी होती है मुक्त प्रश्नावली। मुक्त प्रश्नावली ये ऐसी प्रश्नावली है जिसमें जवाब देने वाला उत्तरदाता खुले मन से अपनी बात लिख सकता है, अपने शब्दों में कह सकता है। इसमें आप अपने शब्दों में नहीं कह सकते, क्योंकि शब्द पहले से लिखे हैं, कभी कभी, हमेशा, या खुशी मिलने पर। ये यहाँ पर आप बंधे हुए हैं, प्रतिबंधित हैं। लेकिन यहाँ आप बंधे हुए नहीं हैं मुक्त प्रश्नावली में। यहाँ पर आपसे यही बात अगर आपसे पूछी जाए, आप खुश रहते हैं, यही प्रश्न मैं यहाँ ले लूँ, लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब कभी खुशी मिलती है, या त्यौहार में, या ब्याह शादी के मौके पर, या किसी फंक्शन में जाने पर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ आपके पास प्रतिबंध नहीं है, तो ये मुक्त है, यानी अपने शब्दों का इस्तेमाल करके आप प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं या जवाब दे सकते हैं। और कई बार ऐसी प्रश्नावलियां भी आती है जिसमें दोनों तरह के प्रश्न रहते हैं। तो जब दोनों तरह के प्रश्न रहते हैं तो उसे कहते हैं मिश्रित प्रश्नावली। इन दोनों को मिलाकर के एक और प्रश्नावली होती है मिश्रित प्रश्नावली। इसमें दोनों प्रकार के प्रश्न रहते हैं। मिश्रित प्रश्नावली, इसमें दोनों प्रकार के प्रश्न रहते हैं। तो मैं समझता हूं ये प्रश्नावली का चैप्टर आपको समझ में आया होगा। तो ये तो हुई आपके प्रश्नावली की बात। इसी के साथ एक दूसरी प्रविधि आती है साक्षात्कार। मैं उस पर चर्चा करता हूं, आप उसको भी देखिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, मैं इसको मिटा लेता हूं, फिर साक्षात्कार में बात करते हैं। तो प्रश्नावली का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार जैसा कि मैंने बताया कि किसी व्यक्ति के गुणों का मापन करने के लिए, किसी का मूल्यांकन करने के लिए, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों के बारे में या उसके व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में कोई सूचना कलेक्ट करना चाहते हैं, कोई जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं या डाटा कलेक्शन करना चाहते हैं, तो इनमें ही जिस प्रकार प्रश्नावली के माध्यम से आप सूचना एकत्र करना चाहते हैं, इसी प्रकार की एक और प्रविधि है, उसे हम कहते हैं इंटरव्यू मेथड, यानी साक्षात्कार प्रविधि। ये भी वही काम करती है जो प्रश्नावली करती है, बस इसका तरीका अलग है, मेथड अलग अलग है। कई बार हम परिस्थिति को देखते हुए इंटरव्यू मेथड अपनाते हैं, और कई बार जो है जब हमें लगता है कि हमारा काम इंटरव्यू से नहीं चलेगा तो हम प्रश्नावली का सहारा ले लेते हैं। अंतर यही है। तो ये एक साक्षात्कार प्रविधि है। साक्षात्कार प्रविधि यानी सूचना एकत्र करने के लिए, किसी व्यक्ति वस्तु के गुणों का मूल्यांकन करने के लिए, मापन करने के लिए, या किसी व्यक्ति के बारे में गहन अध्ययन करने के लिए,
किसी व्यक्ति के स्वभाव या उसके आंतरिक गुणों का अध्ययन करने के लिए, व्यक्तित्व का मापन करने के लिए, हम सारी चीज़ें जो भी उसके बारे में जानना चाहते हैं, उसमें जैसे हम प्रश्नावली में प्रश्नों के माध्यम से उससे डाटा कलेक्शन करते हैं, ठीक उसी तरह हम साक्षात्कार प्रविधि का प्रयोग करते हैं। इसको हम कहते हैं इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड। इस मेथड में सबसे पहली बात तो यह है कि व्यक्ति आमने सामने होते हैं, दो व्यक्ति आमने सामने होते हैं। जब तक एक व्यक्ति के सामने दूसरा व्यक्ति नहीं होगा, इंटरव्यू हो ही नहीं सकता। इसकी पहली शर्त है आमने सामने। आमने सामने, जब दो व्यक्ति आमने सामने होंगे तभी साक्षात्कार होगा। यदि ये व्यक्ति आमने सामने नहीं है तो इसे हम साक्षात्कार की संज्ञा नहीं देंगे। फिर ये या तो प्रश्नावली में चला जाएगा, यदि प्रश्नों के माध्यम से जानकारी चाहते तो प्रश्नावली कहेंगे, या फिर अन्य मेथड में इसको काउंट किया जाएगा। साक्षात्कार की पहली शर्त है आमने सामने, फेस टू फेस। और फेस टू फेस में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रश्न पूछता है, उसके बारे में जानकारी चाहता है, और उसके बारे में जो भी जानकारी उसे सामने से मिलती है उसे वो नोट भी कर सकता है। और उसके अलग अलग तरीके हैं, उसको अवलोकन कर सकता है, उसकी बातों को सुन करके, उनसे जो प्रश्न वो पूछता है उसका जवाब सुन करके फिर वो निर्णय लेता है उसके गुणों के या व्यक्तित्व के बारे में, या जो भी मापन उसे करना है उसके बारे में वो निर्णय लेता है साक्षात्कार के द्वारा। साक्षात्कार भी ठीक उसी तरह होता है जैसे प्रश्नावली में कुछ प्रश्न दिए रहते हैं और सामने वाले से उत्तर लिख करके मांग लिए जाते हैं, लेकिन इंटरव्यू में इसके कई प्रारूप हैं। ये जब प्रकारों पे मैं इंटरव्यू के जाऊंगा तो ये लिखित भी होता है और मौखिक भी होता है। यानी आमने सामने फेस टू फेस बैठकर कुछ प्रश्नों के जवाब दो तरह से मांगे जा सकते हैं। या तो हम मौखिक वार्ता के द्वारा सामने से प्रश्नों के उत्तर मांगते हैं, या फिर हम लिखित प्रश्नों के दस्तावेज पकड़ा करके लिखित उत्तर सामने से मांगते हैं और फेस टू फेस बैठ करके बात करते हैं। तो ये तो हुआ साक्षात्कार प्रविधि। आमने सामने बैठकर प्रश्न पूछ करके एक दूसरे से उसके गुणों का अवलोकन करना या मापन करना, ये साक्षात्कार प्रविधि के अंतर्गत आता है। अब इसमें हम बात करें कि ये होता क्या है, तो देखिए साक्षात्कार भी दो तीन तरह का होता है। इसको हम अलग अलग तरीके की बात करें तो ये मुख्य रूप से दो ही प्रकार होते हैं। साक्षात्कार के प्रकार के बारे में अगर बात करें, साक्षात्कार के प्रकार, यानी साक्षात्कार प्रविधि की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें दो व्यक्ति आमने सामने फेस टू फेस होते हैं, एक साक्षात्कार लेने वाला और एक साक्षात्कार देने वाला। साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति से मौखिक या लिखित प्रश्न पूछता है और उसके बारे में जानकारी हासिल करता है। अब ये लिखित और मौखिक क्या है इस पर मैं बात करता हूँ। आइए तो इसको जानते हैं साक्षात्कार के प्रकार में। इसमें होता है, एक तो होता है प्रमापीकृत साक्षात्कार। प्रमापीकृत साक्षात्कार, इसी को हम अंग्रेजी में स्टैंडर्डाइज इंटरव्यू भी कहते हैं और इसी को हम संरचित साक्षात्कार भी कहते हैं। तो यानी इसी को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, संरचित साक्षात्कार। इसको संरचित साक्षात्कार को स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू भी कहते हैं। ये प्रमापीकृत यानी जो स्टैंडर्डाइज साक्षात्कार है, इन दोनों के नाम यही है। ये है क्या, इसमें जो व्यक्ति इंटरव्यू लेने जाता है, ये पहले प्रकार का है। नंबर एक, इसमें व्यक्ति जब साक्षात्कार लेने जाता है यानी इंटरव्यू लेने जाता है तो उसके पास दो चीज़ें रहती हैं। एक तो ये कि वो मौखिक रूप में जाए, अपनी तैयारी करके कि मुझे कौन कौन से प्रश्न पूछे, मौखिक ध्यान में रख करके जाए और सामने वाले से मौखिक प्रश्न पूछे और मौखिक उत्तर ले, तो वो हो जाएगा अमापीकृत। लेकिन जब वो पहले से तय करके जाता है और ये तय करके जाता है कि मुझे कितने प्रश्न पूछने हैं, लिखित आपके उसमें एक दस्तावेज बना करके ले जाता है, उसमें वो क्रम से पहले नंबर पे कौन सा सवाल पूछना है, दूसरे पे कौन सा सवाल पूछना है, तीसरे नंबर पे कौन सा पूछना है, कितने सवाल पूछने हैं, कितनी देर तक पूछने हैं, कितने देर के बाद इंटरव्यू ख़त्म करना है, ये सब तय रहता है पहले से।
स्ट्रक्चर्ड यानी बना हुआ है, संरचित है। संरचित मतलब बना हुआ है, रचना बनी हुई है, पहले से तैयारी है कि मुझे कितने सवाल पूछने हैं, कौन से सवाल के बाद कौन सा सवाल पूछना है। तो ये जो इंटरव्यू होता है इसी को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड या स्टैंडर्डाइज इंटरव्यू या संरचित साक्षात्कार। दूसरा होता है अप्रमापीकृत साक्षात्कार, इसी को हम असंरचित भी बोलते हैं, साक्षात्कार। इसी को अंग्रेजी में अनस्टैंडर्डाइज इंटरव्यू और यहाँ पे ये जो है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू ये कहते हैं। ये अप्रमापीकृत जो साक्षात्कार है ये इसका उल्टा होता है प्रमापीकृत का। प्रमापीकृत में हम पहले से सारी चीज़ें तय करके जाते हैं, प्रश्नों की सीमाएं, प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों का क्रम, कौन से प्रश्न के बाद कौन सा प्रश्न पूछना है, कितनी देर तक इंटरव्यू लेना है, ये सब तय रहता है। लेकिन इसमें ये सब तय नहीं रहता। प्रश्नों का क्रम आगे पीछे भी हो सकता है, प्रश्नों की संख्या कम ज़्यादा भी हो सकती है, समय भी 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। और इस प्रकार का इंटरव्यू जिसमें पहले से कोई रचना न की जाए, इस प्रकार का साक्षात्कार जिसमें पहले से कोई प्लान न बनाया जाए, इस प्रकार के साक्षात्कार को हम अप्रमापीकृत यानी अनस्टैंडर्डाइज या अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहते हैं। ये दूसरा प्रकार इसका हुआ। अच्छा, ये तो मुख्य रूप से इसके 2 प्रकार हुए। इसके बाद अगर हम प्रकारों की बात करें तो अलग अलग उद्देश्यों के आधार पर इसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं और बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। देखिए, ये उद्देश्यों पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से जो है अलग अलग साक्षात्कार को अलग अलग नाम दें। आपका उद्देश्य क्या है उसके आधार पर अलग अलग इनके नाम हो सकते हैं। जैसे आपको किसी सोसाइटी से या किसी व्यक्ति से किसी के बारे में या व्यक्ति के बारे में केवल सूचनाएं प्राप्त करनी है, तो ऐसे जिसमें अब मैं इसको मिटा देता हूं। इन 2 के अलावा यदि उद्देश्यों के आधार पर हम बात करें तो उद्देश्यों के आधार पर अलग अलग नाम इनके हो सकते हैं। मुख्य रूप से ये 2 होते हैं। देखिए, अब मैं यहाँ पे बात करूँगा, यदि आप किसी से सूचना कलेक्ट कर रहे हैं, सूचनाएं प्राप्त करना चाहते हैं, तो सूचना ऐसे साक्षात्कार हम सूचनात्मक साक्षात्कार कहेंगे। सूचनात्मक साक्षात्कार, क्योंकि हम इसमें केवल सूचना कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है हमारा? सूचनाएं प्राप्त करना है। एक ये हुआ। एक कभी कभी साक्षात्कार में परामर्श भी लिया जाता है। परामर्श मतलब सलाह ली जाती है, लेकिन सलाह में भी सामने आमने होते हैं और व्यक्ति एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। एक व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम बताता है, दूसरा सलाह देता है। तो वो जो परामर्श है वो भी इंटरव्यू है, एक प्रकार का साक्षात्कार परामर्श जिसको हम बोलते हैं। लेकिन ये जो परामर्श है 2 व्यक्तियों के बीच में होता है। जब इस प्रकार का इंटरव्यू हो जहां एक व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम बताता है और दूसरा व्यक्ति उसको सलाह देता है, तो परामर्श साक्षात्कार कहलाएगा। परामर्श साक्षात्कार, क्योंकि यहाँ पर उद्देश्य परामर्श लेना देना है, सलाह देना है। इसके अलावा आप देखिए, कोई व्यक्ति किसी प्रॉब्लम में है, किसी मानसिक या मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम में है, या कोई उलझन मानसिक है, उसकी कोई समस्या है, तो उसका निदान करने के लिए जब आप किसी से इंटरव्यू करते हैं या फेस टू फेस बैठ के बात करते हैं और कोई व्यक्ति आपको निदान बताता है उस समस्या का, उसका हल करता है, तो उसे कहते हैं निदानात्मक साक्षात्कार। ये उद्देश्य अलग हो गया, इसका नाम भी अलग हो गया, निदानात्मक साक्षात्कार, क्योंकि इसमें भी आप बैठ करके फेस टू फेस बात करते हैं, इसलिए ये इंटरव्यू है और निदानात्मक है। मान लिए कोई व्यक्ति बीमार है, उसे कोई मानसिक प्रॉब्लम है और वो गंभीर बीमारी से ग्रसित है, मानसिक बीमारी से ग्रसित है, और किसी डॉक्टर के पास जाता है, तो जब वो फेस टू फेस बैठ करके एक दूसरे को समझते हैं और एक उसे उसका इलाज बताया जाता है, तो उपचार करता है डॉक्टर एक प्रकार से, तो वहाँ पर भी वो फेस टू फेस होते हैं, सामने होते हैं, तो उसे बोलते हैं उपचारात्मक साक्षात्कार। जब उपचार की बात आती है, उपचारात्मक यानी उसका इलाज किया जाता है डॉक्टर के द्वारा,
और वो उसके लिए उसका साक्षात्कार करता है उसकी समस्याओं को समझने के लिए, तो उपचारात्मक साक्षात्कार होता है। ये हो गया। इसके बाद देखिए, आप इंटरव्यू में जाते हैं, आपने कोई परीक्षा दी है, आपका कोई एग्ज़ाम है, आपने कोई जो है नौकरी के लिए अप्लाई किया है, वहाँ आपका चयन होना है, तो उस समय जो इंटरव्यू होता है कई लोग बैठे रहते हैं, तो वो भी फेस टू फेस होता है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है साक्षात्कार में कि एक ही व्यक्ति आपके बारे में जानना चाहता हो। कई बार अलग अलग विषय के विशेषज्ञ एक ही व्यक्ति का साक्षात्कार करते हैं बारी बारी से बैठ करके एक साथ, लेकिन एक बार में एक ही व्यक्ति बात करता है, दो व्यक्ति बात नहीं करते। जब एक बात कर लेता है तो दूसरा बात करता है। तो ये जो सर्विस के लिए यानी नौकरी के लिए जो आपका बोर्ड में चयन होना होता है, उस प्रकार के जो इंटरव्यू हैं उनको बोलते हैं चयनात्मक साक्षात्कार। तो ये उद्देश्य अलग हो गया तो इसका नाम भी अलग हो जाता है, चयनात्मक साक्षात्कार, क्योंकि यहाँ पर उद्देश्यों के आधार पर अलग अलग प्रकार के साक्षात्कार हो सकते हैं। कई बार रिसर्च करने वाले लोग, अनुसंधान करने वाले लोग किसी क्षेत्र में अनुसंधान करना चाहते हैं, किसी सोसाइटी में अनुसंधान करना चाहते हैं, या वो किसी विद्यालय के विद्यार्थियों का जो है उपलब्धि मापन करना चाहते हैं, उनकी संप्राप्ति देखना चाहते हैं, कितने टैलेंटेड हैं बच्चे, तो उसके लिए भी वो उनसे फेस टू फेस बात कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार के संग्रहण करने के लिए, सूचनाएं एकत्रित करने के लिए जो अनुसंधानकर्ता जो साक्षात्कार करते हैं वो अनुसंधान साक्षात्कार कहलाते हैं। उनको कहते हैं अनुसंधान साक्षात्कार, यानी रिसर्च के लिए जो इंटरव्यू लिए जाते हैं, अनुसंधान साक्षात्कार। तो कुल मिलाकर के ये थी साक्षात्कार की बारी। मतलब ये कितने प्रकार का हो सकता है उद्देश्यों के आधार पर, ये और भी संख्या बढ़ सकती है। यदि आपका आर्थिक मामलों से संबंधित है तो आर्थिक साक्षात्कार, धार्मिक मामलों से संबंधित है तो धार्मिक साक्षात्कार आप बोल सकते हैं। उद्देश्यों के आधार पर इसको हम कई भागों में बांट सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो ही प्रकार के हो सकते हैं, या तो प्रमाणीकृत या अप्रमाणीकृत, यानी स्टैंडर्डाइज एंड अनस्टैंडर्डाइज। तो ये तो थे आपके साक्षात्कार के प्रकार। इसको आप नोट करना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं इसकी दो बातें और बता करके टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो ये साक्षात्कार के बारे में आपने समझा। मैं थोड़ा सा इसकी प्रक्रिया के बारे में आपको बता दूं कि जो साक्षात्कार है इसकी प्रक्रिया को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। साक्षात्कार की प्रक्रिया, इंटरव्यू है क्या, इसका जो प्रोसेस है। देखिए, कोई भी व्यक्ति इसके जब इंटरव्यू लेता है तो उसके तीन पार्ट रहते हैं। एक तो साक्षात्कार का प्रारंभ, नंबर एक, साक्षात्कार का प्रारंभ। आप इंटरव्यू लेने जा रहे हैं मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास, और आप उससे सूचनाएं चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं। तो जब आप साक्षात्कार यानी इंटरव्यू प्रारंभ करेंगे तो जो सबसे पहले आपकी भूमिका होगी वो होगी सामने वाले का विश्वास जीतना, ताकि जो आप उससे जानकारी पूछ रहे हैं वो बिना हिचक के, बिना दबाव के, बिना संकोच के आपसे सारी बात बता दे जो वो जानता है। यदि आपकी फर्स्ट एड यानी फर्स्ट इंप्रेशन इस तरह का पड़ गया कि सामने वाला घबरा गया, या वो आपसे भयभीत हो गया, या उसे लग रहा है कि इसको ये बात नहीं बतानी है, तो आपसे तथ्य छुपा देगा, सही बात नहीं बताएगा। इसलिए इंटरव्यू का पहला जो पार्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सामने वाले का विश्वास, इससे आत्मीयता स्थापित की जाती है और इसके साथ विश्वास दिया जाता है, और उसे विश्वास दिलाया जाता है कि जो भी तथ्य आप उसे देंगे, सही जानकारी देंगे, वो आपकी गोपनीय रखी जाएगी। तो पहला पार्ट तो ये हो गया इसका पहला चरण। यदि आपका गलत हो गया तो आपका सेकंड स्टेप खराब हो जाएगा। तो दूसरा भाग, ये पहला भाग है। दूसरा भाग में आप आते हैं मुख्य साक्षात्कार का मुख्य भाग। अब आपने जो आपके सामने व्यक्ति बैठा है जिसका आप इंटरव्यू लेना चाहते हैं, उसको जब ये भरोसा हो जाएगा कि मैं जिस व्यक्ति से बात कर रहा हूँ यह मेरी बात सुनेगा और मैं इसे जो भी बात बताऊंगा वो सही बताऊंगा, कोई तथ्य नहीं छुपाऊंगा, फिर आप जो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति है वो दूसरे मेन मुख्य मुद्दे पर आता है जिस विषय में उससे बात करनी है। वो बीच में हंसी मजाक करेगा, उसका विश्वास जीतेगा, उसको अपने जैसा
फील कराएगा। उसको ये लगना चाहिए कि मेरे साथ जो बैठा है मेरा दोस्त तरीके का बैठा है, कोई बड़ा अफसर नहीं बैठा है, और वो खुले मन से आपसे बातचीत करेगा, तो आपसे सही जानकारी मिल पाएगी। और यदि ये सब नहीं हो पा रहा है, पहला प्रारंभ ही आपका खराब हो गया, तो जिस विषय के बारे में, जिस वस्तु के बारे में आप जानकारी चाहते हैं, वो तथ्य छुपा देगा सामने वाला व्यक्ति, और आपका जो डाटा है वो इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि सही जानकारी आपको वो नहीं देगा, वो आपसे तथ्य छुपा देगा। तो इसलिए ये बेसिक चीज़ बहुत ज़रूरी है। और दूसरे नंबर पे फिर वो मुख्य भाग पे आएगा, जिस विषय में उसे जानकारी चाहिए, फिर वो उस पर बातचीत करता है और उससे पूरे प्रश्नों की जानकारी लेता है। और इंटरव्यू यहीं ख़त्म नहीं हो जाता, इसके बाद एक तीसरा भाग होता है साक्षात्कार का समापन। यहाँ पर तीसरे स्टेप पे आता है साक्षात्कार का समापन। यहाँ पर यह जरूरी है कि जिस व्यक्ति से आपने बात की, अभी तक आत्मीयता स्थापित की और उससे जानकारी हासिल की, जब आपका इंटरव्यू समाप्त हो जाए तो आप उसे शांतिपूर्वक, उसे ऐसा रिलैक्स फील कराएंगे कि उसने जो मुझसे बातचीत की है वो बिल्कुल ठीक ही है, उसको खुशी होनी चाहिए, और वो खुशी उसका धन्यवाद अदा करके उसे थैंक यू बोल करके आप विदा करेंगे, और उसे ऐसा महसूस कराएंगे कि उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है, चाहे जैसा भी रहा हो, लेकिन उसको ये महसूस कराना एक इंटरव्यू साक्षात्कारकर्ता की जिम्मेदारी है। ये इसका तीसरा पार्ट होता है कि जब वो समापन करे तो जो साक्षात्कार करता है और साक्षात्कार दाता है, साक्षात्कार देने वाला व्यक्ति है, उन दोनों के बीच में एक आत्मीयता बनी रहे और वो खुशी इंटरव्यू का समापन करके चला जाए। तो ये थी इंटरव्यू की कुछ खास बातें, यानी साक्षात्कार प्रविधि की, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति वस्तु का मूल्यांकन करने में, मापन करने में, उसके गुणों का अवलोकन करने में या सूचना प्राप्त करने में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो मैं समझता हूँ ये दो विधियों पे मैंने चर्चा की, साक्षात्कार और प्रश्नावली, दोनों आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ इन्हीं प्रकार की और मापन की अन्य विधियों के साथ मैं चर्चा करूँगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।